तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड से। आपके पास चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में सारी चीज़ें बता दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो आपको जानने की चीज़ें हैं वो है आपके पास लाइट। तो सबसे पहले आपको लाइट के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं हम। तो लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो आपको ऐसे ही लिखना है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, विच कंसिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरेक्टर। समझिएगा, इसका जो नेचर होता है वो होता है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर का रहता है। ये आपके पास लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। समझिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्चुअल में आपको जो वेव मोशन होता है ना, वेव मोशन वो कुछ इस तरह से ट्रेवल करता है, इस तरह से। ये वेव मोशन है आपके पास। अब समझिएगा, ये अगर इस तरीके से जा रहा है तो इसके ऊपर एक और आता है, इसको आपको मानना है ये कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इलेक्ट्रिक चार्जेस से। ठीक है, अभी नहीं आएगा ज़्यादा डिटेल में समझ में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस इतना समझ लिए ये कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं आपको बता दूं, जो लाइट होता है वो दो चीज़ को पॉजेस करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को और एक मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड रिमेंबर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑल्सो। इस चीज़ को समझाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन यहाँ से आपके पास स्टार्ट हो रहा है ऐसे, एक ये वाला, ये जो भी मैंने आपको बनाया है वो वाली चीज़ है। तो ऐसे जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है। समझ में आ रही बात? ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके। ओके, अब ये तो एक वेव ऐसे गया जिसको हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसके ऊपर भी, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के ऊपर भी, जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है जा रहा है उसके में भी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा, समझिएगा, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, दूसरा आएगा मैग्नेटिक फील्ड, इस पे ऐसे आएगा, ऐसे करके आएगा, आई हाय हाय ऐसे। तो एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, इस पे तो परपेंडिकुलर नहीं हो गया। अब जो दूसरा वाला लाइन बनाऊंगा वो ऐसे बना देता हूँ मैं, ऐसे करके। समझिएगा, अब ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है वो चीज़ों को समझना है अच्छे से। ये जो लाइन है ऐसे जा रहा है, उधर से भेज दिए या फिर इधर से भेज दिए, नो प्रॉब्लम है ना। जैसे ये था आपके पास, मैं भी समझाता हूँ। इधर देखिए, ये एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे भेज दिए, नो प्रॉब्लम, ऐसे, फिर ऐसे बाहर है, ऐसे, फिर ऐसे जा रहा है। तो एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, मतलब एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक उधर की तरफ जा रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना रहा है? इस टाइप से। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये उधर जा, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, और ये पेन वाला जो है, पेन वाला ये मार्कर है आपके पास, ये मार्कर है, समझ रहे? इसको ऐसे समझा देते, देख लीजिए, इसको ऐसे समझा देते हैं। ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये आपके पास ऊपर वाला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड था, और ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है आपके पास, वो क्या आपके पास? मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आ रही बात? तो आपके पास, आप समझिएगा, ये तीनों या एक तीसरे के क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है ना, ऐसे करके ऐसे, तो ये वाला और ये ऐसे करके ऐसे जा रहा है, दोनों क्या परपेंडिकुलर है। और ये दोनों इस वाले लाइन के ऊपर, इस वाले लाइन के ऊपर जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे हैं उसके भी क्या आपके पास? परपेंडिकुलर ही है। समझ में आ गई बात? तो तीनों के तो परपेंडिकुलर, इसीलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरेक्टर के लिए होता है। अब बात आती है कि सर हमें इस टाइप का लाइट दिखता क्यों नहीं है? तो लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी, देखिए ये सारी चीज़ों का ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक वेव, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेकंड में कितने वेव पास हो रहे हैं। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है लगभग 50 हर्ट्ज से लेकर 55 हर्ट्ज तक। हर्ट्ज का मतलब होता है पर सेकंड, इसकी ऐसा यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की। मतलब एक सेकंड में लगभग वो 50 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर लेता है। एक सेकंड में 50 रिवोल्यूशंस कंप्लीट कर लेता है इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो। उसी टाइप से आपके पास लाइट का भी सिस्टम रहता है, इसकी भी खुद की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी रहती है। अच्छा, कितनी फ्रीक्वेंसी रहती है?
तो अभी मुझे कुछ करेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं, बट हाँ मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो आंखें देख सकते हो एक सेकंड में 16 1/16 वाला, तो 16 रिवोल्यूशन एक सेकंड में मैक्सिमम देख सकते हैं, उसके बाद हमें विजिबल ही नहीं होगा। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा 100% कितनी होगी, 16 से ज़्यादा। इलेक्ट्रिक करंट को हम नहीं देख पाते, उसके डायरेक्शन को प्रोपोगेट कर रहा है वो भी इस तरीके से, लेकिन इसी टाइप से अल्टरनेटिव करंट इसी टाइप से प्रोपोगेट कर रहे हैं, सेम यही वेव मोशनों को फॉलो करते हुए, बट हम नहीं देख पा रहे उसको। रीजन इसका सिंपल है, आप एक नंगी दो तार होती है, नेकेड वायर जो इसके ऊपर प्लास्टिक की पीवीसी कोटिंग नहीं है आपके पास, तो आपको क्या करना है, सिंपल देखिए, आपको करंट क्या ऐसा जाते हुए दिखाई देगा, नहीं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। समझ में आ रही है ना बात। अब ये जो लाइट है यहाँ पे नॉर्मल लाइट चल रहे हैं, आप स्लो में वीडियो शूट कीजिएगा तो फ्लिकरिंग करते हुए दिखाई देगी, रीजन इसका सिंपल है, उसकी फ्रीक्वेंसी आप कम कर दे रहे हो, स्लो मोशन में देख रहे हो तो उसका वेव ऐसे 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 आपको दिखेगा। स्लो मोशन में फ्लिकरिंग यही होती है आपके पास, और भी ज़्यादा स्लो करेंगे तो और भी ज़्यादा ऐसे 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 करके आपको वो दिखेगा। समझ में आ रही बात। तो मेन जो चीज़ थी वो लाइट के बारे में थी, ये हमने आपको लाइट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, ज़्यादा नहीं। लाइट हो गया, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब बात आती है क्या ये कितनी स्पीड से जाती है, इसकी मटेरियल मीडियम क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, ना ही सॉलिड, ना ही गैस, ना ही लिक्विड। समझिएगा, ना ही सॉलिड, ना ही गैस और ना ही लिक्विड, ना लिक्विड ना सॉलिड ना गैस, कुछ भी आगे पीछे लिख दीजिए, इसकी भी जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकते हैं, ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकते हैं और किसी मीडियम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। कमाल वाली बात यहाँ पे ये है इसकी, है ना। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे एयर है, मीडियम है, यहाँ पे भी ट्रैवल कर रहा है, जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ से भी आ रहा है। समझ में आ रही बात। तो ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है और मीडियम में भी ट्रैवल कर सकता है, लेकिन इसको ये श्योर वो क्या कहते हैं, इसको जरूरी नहीं है कि कंफर्म नहीं है, 100% ऐसा नहीं है कि मीडियम चाहिए ही चाहिए, बट ऐसा होता है साउंड के साथ। साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, सॉलिड लिक्विड गैस। समझ में आ रही है ना बात। तो साउंड के बारे में हम अगले चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे, और वहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये जो वेव है ना, उसके बारे में सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आपको बताए जाएंगे, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, क्रेस्ट, ट्रफ, एवरीथिंग, सारी चीज़ें, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, सब कुछ बताया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये हो गया आपके पास। अब हम बात कर लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट। अब एक चीज़ आपको पता चल गया कि यह जो लाइट है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं और मीडियम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो क्या स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है जब हम मीडियम को चेंज करते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे कुछ भी मटेरियल मीडियम नहीं है वहाँ पे तो ट्रैवल करेगी लाइट, नो प्रॉब्लम। तो जो वैक्यूम में ट्रैवल करती है, एक नंबर में जो आपके पास वैक्यूम में, वैक्यूम की स्पेलिंग ये होती है, ध्यान रखिएगा, वैक्यूम में जो ट्रैवल करती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब होता है 3 लाख है ना किलोमीटर। अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड होती है। सेकेंड आपके पास एयर में, समझिएगा, एयर में भी लगभग इतना ही होता है, एयर में भी लगभग इतना ही होता है, क्योंकि मटेरियल ये जो मीडियम है आपके पास एयर, आपको पता ही है कैसा है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, तो ये अपने ज़्यादा रेसिस्ट नहीं कर पाता लाइट की स्पीड को, राइट। तो नॉर्मल लगभग उतना ही, तो थोड़ा सा कम होता है, बट अप्रॉक्सीमेटली इतना ही रह जाता है। तीसरा आपके पास, अगर आप लिक्विड की बात कर ले, लिक्विड में हम लेते हैं वाटर, ठीक है, नॉर्मल वाटर लेते हैं, तो इसके में इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहता है। और भी ज़्यादा सॉलिड की तरफ मैं बढ़ जाता हूँ तो इसकी स्पीड ले लेते हैं, लेट से ग्लास में, तो ग्लास में अप्रॉक्सीमेटली 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सारी ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली है, कहीं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। समझ में आ रही है ना, ये सारे क्या अप्रॉक्सीमेटली है। तो ये थोड़े से कुछ इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, जिसको आपको याद रखना है नॉर्मल से, कि अलग अलग मीडियम में क्या क्या इनके स्पीड होने वाले हैं। समझ में आ रही बात, डन है। अब बात करते हैं लाइट के बारे में, और भी क्या चीज़ है। तो लाइट हमें क्या देता है, सेंसेशन टू विजिबल, सेंसेशन टू सी, मतलब विजिबिलिटी को बताता है। समझ में आ रही है बात। या आपको सेंसेशन टू सी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। ये चीज़ हमें मालूम ही है, बिना लाइट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, जब लाइट ऑब्जेक्ट में पड़ता है तो हमें दिखाई देता है। ये कभी मत सोचिएगा अगर लाइट आँख में पड़ता है तो हमें दिखाई देता है, ऐसा
बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, और एक्चुअल में यही होता है। जब ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल करता है तो उस ऑब्जेक्ट की लाइट हमारे आँख में एंटर करती है। जी हाँ, डायरेक्टली आप टॉर्च से अपने आँख में मारो और सामने देखो अंधेरे में तो नहीं दिखेगा, बट ऑब्जेक्ट पे फॉल करवाएगा, वहाँ से लाइट आएगी अपने आँख में और वो अंदर जाएगा, जब रेटिना पे आपके पास क्या बना देगा, आपके पास इमेज बना देगा, तब जाकर आपको क्या है वो विजिबल होने वाला ऑब्जेक्ट। समझ में आती बात? डन है। तो एक शॉर्ट इंट्रो हो गया आपके पास लाइट के बारे में। अब हम आगे चलते हैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं जिसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले बस कुछ ही सेकंड का टाइम लूँगा और आपको एक चीज़ समझा दूंगा कि लाइट जो है फॉल करेगा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर कि यार वो एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसपेरेंट होगा तो पास करवा देगा, या फिर कुछ ऐसा सरफेस होगा जो आएगा और ऐसे रिफ्लेक्ट करके भेज देगा वापस। तो अब हम रिफ्लेक्शन की बात वहाँ पे करेंगे, समझाता हूँ कैसे। तो 3 केस आता है व्हेन लाइट फॉल्स, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन। 1 नंबर में ग्लास। अब ग्लास में फॉल करता है तो वो क्या करता है, ट्रांसमिट हो जाता है। ट्रांसमिट बोले तो पास हो जाता है उसमें से, और पास होके सारी की सारी लाइटें क्या हो जाती हैं, कंप्लीटली पास हो जाते हैं। यहाँ वैसे 100% नहीं होता है, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं और बाकी सारे पास हो जाते हैं। मैक्सिमम की बात करते हैं तो एक तरीके से ग्लास में कह सकते हैं कि सारे रेज की लाइट क्या होते हैं, पास होते हैं। जनरली आपने देखा भी होगा, सनलाइट से आ रहा है, हमने विंडो खोल दिया, अगर उसमें ग्लास लगा हुआ है तो सनलाइट क्या हो रहा है, एंटर मार रहा है, अंदर आ रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए। तो ग्लास है तब तो वो ट्रांसमिट कर जाएगा। दूसरा, अगर कोई ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी मतलब, ब्लैक बॉडी का मतलब होता है कुछ भी ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट रहता है ना, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन उसको कहते हैं जो रिलीज करता है। बट सिंपल से एक बात समझिएगा, ब्लैक बॉडी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइट को। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइट को, अपने पास रख लेते हैं, वो बाहर नहीं भेजते, ना ही उधर। जैसे ये मान लीजिए ये आपके पास ब्लैक बॉडी, वैसे व्हाइट बॉडी, इधर से आया लाइट है ना ये इधर ट्रांसपेरेंट होने देगा और ना ये इधर बाहर रिफ्लेक्ट करेगा। ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसीलिए कहते हैं गर्मी में काले कपड़े मत पहना करो, एब्जॉर्ब करके आपको और भी ज़्यादा गरम फील करवाता है। समझ में आ रही बात? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्या काम होता है, एब्जॉर्ब कर लेना। आगे समझते हैं तीसरा केस। अगर मैं तीसरा केस कोई हार्ड शाइनी सरफेस दे देता हूँ, हार्ड शाइनी सरफेस दे देता हूँ, तो यहाँ पे होता है रिफ्लेक्शन। यहाँ पे होता है भैया रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, उस चीज़ के बारे में सिंपल से एक लाइन का मतलब समझिएगा। कोई भी हार्ड सरफेस होगा, शाइनी सरफेस होगा, इसके ऊपर लाइट फॉल करेगा और वापिस बैक हो जाएगा इन द सेम मीडियम। मतलब इसके अंदर उधर ट्रैवल नहीं करेगा, पास नहीं होगा, ना ही इसमें एब्जॉर्ब होगा, आएगा इस पे टकराएगा और वापस बेंड हो जाएगा, वापस स्ट्राइक हो जाएगा, स्ट्राइक बैक हो जाएगा। कौन? लाइट। बात समझ में आती है? डन है। तो आया, टकराया और इधर से इधर निकल गया, इसको हम कहते हैं बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बताइए, सिंपल सी बात है। डन है। चलिए, तो अब हमारे पास हार्ड शाइनी सरफेस में रिफ्लेक्शन होता है। अब हम रिफ्लेक्शन कोई चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। समझते हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास ये क्या है, ये आपके पास एक प्लेन मिरर है ना। हमारे घरों में जो होता है प्लेन मिरर, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब प्लेन मिरर के अगर आपने देखी होगी तो पीछे से रहते सिल्वर या फिर एल्युमिनियम की कोटिंग की हुई, उसके बाद पेंट कर देते हैं ऑरेंज कलर से जनरली, है ना। तो ये जो पीछे की कोटिंग रहती है ना, इसीलिए रहती है क्योंकि ग्लास है, लाइट पास ना हो जाए। ब्लैक बॉडी नहीं बनाते क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेगा। तो भैया हार्ड शाइनी सरफेस है ही है ये, और पीछे से कोटिंग कर देते हैं ताकि लाइट ट्रांसमिट ना हो जाए, तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। तो इस टाइप के जितनी भी चीज़ें होती हैं, कभी अगर आपके घर में इस टाइप के ग्लास होते हैं, जैसे मैं आप अपना फेस देखते हो नॉर्मली, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल वाली मिरर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वो एक मिरर है तो उसमें से लाइट आता है और रिफ्लेक्ट हो जाता है, लाइट आता है और रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो समझिएगा, लाइट लाने, अब लाइट तो यार यहाँ पे भी आ रहा है लेकिन रिफ्लेक्शन मुझे दिख ही नहीं रहा। यहाँ पे आपको लाइट आ रहा है लेकिन रिफ्लेक्शन आपको नहीं दिख रहा है। तो रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सोर्स लेंगे। एक क्या लेंगे हम, सोर्स। सोर्स का मतलब हो गया जहाँ से आपके पास लाइट निकल रही है। बताइए कोई प्रॉब्लम? जहाँ से आपके पास लाइट निकल रही है, और इसको मान लीजिए एक बॉक्स में पैक कर दिया हमने, है ना। मान लीजिए इस तरीके से बॉक्स में पैक कर दिया और यहाँ से एक छोटा सा होल कर दीजिए, और यहाँ से लाइट क्या करेंगे, अब इस टाइप से ऐसे निकल कर यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो ये जो लाइट आ रहा होता है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे। चलिए, ये जो इंसिडेंट रे जहाँ पे टकराता है वहाँ से बैक हो जाता है इस टाइप से, है ना, और इसको कहते हैं फिर हम रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं हम इसको? रिफ्लेक्टेड रे। एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये क्या करता है, इंसिडेंट रे फॉल करता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर होती है बात? डन है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा और टिल्ट करके बनाना चाहिए था मुझे, बट ठीक है, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक हम नॉर्मल लाइन बनाते हैं जो मिरर के ठीक परपेंडिकुलर होता है। ये जो लाइन जा रहा है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन, समझिएगा, नॉर्मल लाइन। क्लियर होती है बात? डन है। नॉर्मल लाइन, तो ये जो परपेंडिकुलर, जो कि मिरर के ठीक परपेंडिकुलर रहता है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। और हमेशा किससे पास होगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। हमेशा ध्यान रखिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होगा। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे फिर कुछ एंगल्स बनते हैं, उन एंगल्स को हम नेमिंग करेंगे। ये जो एंगल्स दिख रहा है, इसको पॉइंट O कह दीजिए, इसको M1 और इसको M2 कह दीजिए मिरर के लिए, है ना। चलिए, अब ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है जो नॉर्मल के साथ, अब समझिएगा, यहाँ पे एंगल्स बनाता है, इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं और इस वाले एंगल को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एंगल ऑफ I होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं हम इसको। उसके बाद ये जो एंगल R है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए आगे समझते हैं। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना, उसको दिमाग में समझने के लिए बहुत अच्छे तरीके से क्या बिठाना है, उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। डेफिनेशन कैसे लिखना है, यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल बन रहा है एंगल I, वो किस किस के बीच में बन रहा है? एक तो इंसिडेंस रे और एक नॉर्मल। जी हाँ, एक इंसिडेंट रे और एक नॉर्मल। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे बोला एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड विथ नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। उस तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसका? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद दो एंगल यहाँ पे और बनते हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लेंस या फिर ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आ रही बात? इंसिडेंस। और इस वाले एंगल को क्या बोलते हैं? ग्लेंस। ज़्यादा इनका यूज़ नहीं है, बट इन दोनों का यूज़ है। ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बताइए कोई प्रॉब्लम? एंगल के बारे में समझ में आ रही है ना बात? डन है। तो यहाँ पे आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल से टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिफ्लेक्शन को समझने के लिए। चलिए, अब रिफ्लेक्शन में होता क्या है? ये आ रहा है, ये आ रहा है। जब हमने एक्सपेरिमेंट करा, आप घर पे भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। कोई सा भी हमारे पास ग्लास होता है, ये मिरर होता है, ले सकते हैं, है ना, लाइट को फॉल करवा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करके मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। चलिए, तो फिलहाल मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ कि ये एंगल I है और ये क्या आपके पास एंगल R है। अब समझिएगा, ये जो एंगल और R है, एक्चुअली मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो समझिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ होते हैं। अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करवा दे, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये जो है ना, वो साउंड में भी क्या होता है? एप्लीकेबल होता है, तो कोई टेंशन वाली बात मत लेना। ठीक है, चलिए, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का कहना है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। मतलब नॉर्मल के साथ जितना एंगल इंसिडेंट रे बना रहा होगा, ये जो एंगल I होगा, उतना ही जो स्ट्राइक बैक करेगा ना इन द सेम मीडियम, उस टाइम पे भी आपके पास क्या होगा? एंगल R उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा नॉर्मल के साथ। ये कहानी है। तो एंगल I और एंगल R हमेशा क्या होता है? इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे चलिए, दूसरा कहता है इंसिडेंट रे। मैं बोल देता हूँ, समझिएगा। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ऑल द थ्री लाई ऑन द सेम प्लेन। फिर से समझ लीजिए, फिर से सुन लीजिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, या फिर इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, बात एक ही, तीनों की बात कर रहे हैं। ऑल द थ्री लाई इन द सेम प्लेन। तो ये क्या आपके पास एक सिंपल प्लेन है, इसी प्लेन पे क्या कर रहा है? ये तीनों लाई कर रहे हैं, कोई एक यहाँ, कोई वहाँ, कहाँ, यहाँ है ना। ऐसा तो लाई नहीं कर रहा है ना, तीनों के तीनों एक पॉइंट पे बेसिकली लाई कर रहे हैं, है ना, एक प्लेन में ही लाई कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑल द थ्री लाई इन द सेम प्लेन। तो इसके दो लॉ हैं, इसमें स्टेटमेंट लिख लीजिएगा जो अभी मैंने आपको बोला। समझ में आती बात? इसको कहते हैं भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बताइए, इतनी में कोई प्रॉब्लम? इतना सबको क्लियर हो चुका है? डन है। चलिए आगे एक इमेज के बारे में बात करते हैं। ये जो हमारे पास
प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर, वो हमें कैसा इमेज बनाकर देता है उसके बारे में बात करेंगे। तो वो हमें बनाकर देता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कैसे बनाकर देता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, इसको एक बार फटाफट क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ रही बात? डन है? चलिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो अब हमारे पास टाइप्स ऑफ यहाँ पे कोई इमेज आएंगे, इमेज जो बनते हैं ना, टाइप्स ऑफ इमेज। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इमेज जो बनते हैं, देखिए इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे आपके पास आएगा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स बेसिकली कॉनकेव और कॉन्वेक्स, वहाँ पे डिटेलिंग में आपको समझाया जाएगा। बाकी प्लेन मिरर में भी अगर नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वहाँ पे हम इमेज के बारे में बात करेंगे, बट फिलहाल टाइप्स में हम बात करेंगे। एक होता है रियल, और जनरली ये होता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आ रही बात? चलिए आपको मैं समझाता हूँ। रियल का मतलब असली है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा है। जैसे मैंने अगर मान लो कि मार्कर को अभी ऐसे पकड़ा हुआ है, तो यार मान लो कि ये क्या सीधा है, लेट से ये क्या सीधा है। अगर मैंने प्लेन मिरर के सामने रख दिया तो ऐसा ही दिखेगा, सीधा ही दिखेगा। उसको कहते हैं वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा होता है, और वर्चुअल का मतलब भी समझाता हूँ। रियल का मतलब साफ साफ देखिए, रियल का मतलब होता है इमेज, इमेज दैट कैन बी प्रोड्यूस and seen, produce and be and seen on screen। अगर आप किसी को एक स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो तो उसको हम बोलते हैं रियल इमेज है। और इन्वर्टेड का मतलब होता है तो उल्टा बनता ही बनता है जनरली, ठीक है, रियल वाली इमेजेस। और वर्चुअल एंड इरेक्ट की बात करते हैं तो वर्चुअल का मतलब होता है बिहाइंड मिरर, इमेजिनेशन में होता है। वो हमें इमेजिन करना होता है, हाँ भाई यहाँ पे एक इमेज बन रहा होगा। और इसका मतलब होता है सीधा, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, और इसका मतलब होता है आपके पास उल्टा। सिंपली आपको इतना समझना है। अब इसके एग्जाम्पल समझाता हूँ, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। हमारे घरों में जो प्लेन मिरर रहता है जिसमें हम देखते हैं अपने फेस है ना, उसमें क्या रहता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। वो रहता है प्लेन मिरर। क्या रहता है? प्लेन मिरर। क्या रहता है? प्लेन मिरर। बात समझ में आ रही है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हम इमेजिन कर रहे होते हैं पीछे कहीं पे इमेज बन रहा है, पीछे कहीं पे इमेज क्या हो रहा है, बन रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, वर्चुअल इमेज। जी हाँ, मिरर के पीछे कहीं बन रहा है, बट हमें नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ बन रहा है, किसी स्क्रीन के ऊपर हमने अभी नहीं दिखाया उसको, इसीलिए वो क्या हमारे वर्चुअल। और सीधा सीधा ही रहता है, हम सीधा ही रहते हैं, राइट। साइड वाइज लेटरल रहता है, साइड वाइज उल्टा रहता है, बिल्कुल उल्टा नहीं हो जाते हैं, ठीक है। और जो बिल्कुल उल्टा करते हैं उसको हम कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज हम उसको कहते हैं। समझ में आ रही बात? डन है? चलिए, तो रियल इमेज का एग्जांपल बताता हूँ। थिएटर में जाते हो, मूवीज देखते हो, तो उसमें जो इमेजेस देखते हो उसको हम रियल इमेज कहते हैं। अब बोलिएगा सर ऐसा कैसे होता है, फिर रियल इमेज तो इन्वर्टेड रहते हैं। यस रहते हैं। वहाँ पे हम जो मिरर यूज़ करते हैं वो 2 मिरर यूज़ करते हैं। पहला वाला आया, उसने इन्वर्टेड इमेज दे दिया, एक और मिरर लगा दिया, फिर से उसने इन्वर्ट कर दिया। तो जब 2 मिरर यूज़ कर देते हैं तो वापस हमें क्या मिल जाता है, सीधा इमेज मिल जाता है, बिल्कुल इरेक्ट इमेज मिल जाता है और रियल मिलता है। जो स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं उसको हम रियल इमेज कहते हैं, जो नहीं देख सकते हम स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, मिरर के पीछे की बात करनी है, मिरर के पीछे बनता है वो वर्चुअल ही रहता है। समझ में आ रही बात? तो ये 1-2 छोटे छोटे डिफरेंस है जो आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट के बीच में डिफरेंस समझा रहा है। बट फिर भी मैं फिर से कह रहा हूँ, स्फेरिकल वाले जब चैप्टर में बोलते हो, नेक्स्ट चैप्टर में जब हम आपको करवाएंगे वहाँ पे आपको एक डिटेल कंसेप्ट दिया जाएगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा इसके बारे में। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? डन। अभी कुछ करा नहीं है मैंने इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको एक तरीके से बेसिक कंसेप्ट मैंने आप लोगों को क्या करवाया, क्लियर करवाया। अब इसके बाद की जो चीज़ें होंगी उसमें हम लेंगे 2 प्लेन मिरर, और 2 प्लेन मिरर को रख के उनके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करके बताएंगे आपको कि कितने इमेजेस फॉर्म होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।